हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। काफ़ी टाइम बाद मैं यूट्यूब पर आ रहा हूँ। जॉब के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं लाइफ में जिसमें आदमी बिज़ी हो जाता है और अपने जो चीज़ कर रहा होता है उससे थोड़ा दूर हो जाता है। अभी तक आप लोग में से बहुत लोग कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए होंगे और बहुत लोग नए भी होंगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो पुराने लोग हैं वो मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि कौन कौन कहाँ कहाँ सेलेक्ट हुआ है, और अभी जो प्रिपरेशन अभी भी कर रहे हैं वो बताएं कि अभी वो कौन से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज मैंने एक ऐसे ही छोटा वीडियो जो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट, रैयत वारी एंड महलवारी सेटलमेंट के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कॉलोनियल टाइम में पहले रेवेन्यू के लिए जो इंग्लिश थे वो क्या करते थे कि उन्होंने जब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो सब अपने हाथ में ले लिया, सारी चीज़ धीरे धीरे उनके हाथ में चली गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो लैंड्स हैं उसमें कैसे रेवेन्यू उनको मिले बिना किसी ज़्यादा खुद उन्हें कुछ ना करना पड़े ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया कि इंडियंस को ही उनका कहीं ना कहीं ओनर बना दिया और उसमें से टैक्सेस लेने लगे। तो उन्हीं में से एक पहला था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में क्या करते थे कि ये लैंड एरिया ज़मींदार्स वगैरह को दे दिया करते थे और उनसे एक फ़िक्स अमाउंट रेवेन्यू लिया करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा रहता था। सिमिलरली कुछ पार्ट्स में परमानेंट सेटलमेंट हुआ, कुछ पार्ट्स में रैयतवारी हुआ और कुछ पार्ट्स में महलवारी। सबसे ज़्यादा जो एरिया में फैला था वो रैयतवारी था। तो उसी के रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे होम चार्जेस फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ, व्हाट डिड होम चार्जेस मेनली इंक्लूड। तो उस टाइम जो इंग्लिश पर्सन्स थे वो क्या करते थे कि इंडिया का वेल्थ, अगर वो इंग्लैंड में भी कोई ऑफिस है इंडिया का तो वो यहीं की वेल्थ यूज़ करते थे वहाँ पर भी। तो वही ये पूछ रहा है कि होम चार्जेस में क्या क्या इंक्लूड होता था। मिलिट्री स्टोर्स इन इंडिया, एक्सपेंडिचर इन इंग्लैंड ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, एग्रीकल्चरल लोन्स इन विलेजेस, रेलवे फेयर्स इन इंडिया। तो जो भी एक्सपेंडिचर इंग्लैंड में होता था ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वो होम चार्जेस में मेनली इंक्लूड करते थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु सपोर्टेड द इंडियन ऑफिस इन लंदन थ्रू फंड्स क्लासिफाइड एज होम चार्जेस। तो इस चीज़ को किसने सपोर्ट किया था? जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए जो इंग्लैंड में थे वो इसको सपोर्ट करते थे। किस चीज़ को? कि जो भी इंडिया का ऑफिस है, मतलब जो इंडिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो इंग्लैंड में इंडियंस के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें वहाँ देखी जाती थी वो देखते थे कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। थर्ड, द स्टेपल कमोडिटीज़ एक्सपोर्टेड बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिड 18th सेंचुरी वर मेनली। तो उस समय जो इंग्लिश इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मेनली कौन कौन सी कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करती थी इंडिया से? तो उसमें से कॉटन, सिल्क, ओपियम, सॉल्ट, तो ये चार चीज़ें मेनली जो एक्सपोर्ट होती थी। नेक्स्ट,
द टर्म इम्पीरियल प्रेफरेंस रेफर टू, इम्पीरियल प्रेफरेंस का मतलब स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया। तो जो भी ब्रिटिश इंपोर्ट इंडिया में करते थे उनको स्पेशल प्रिविलेजेस जो भी दिया जाता था उसी को बोलते थे इम्पीरियल प्रेफरेंस। नेक्स्ट, वाई वॉज देयर नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो उस समय जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उसमें कोई भी उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं हो पाता था। उसका मेन रीज़न क्या था वो पूछ रहा है। तो मेन रीज़न ये था कि जो हमारे रिच पर्सन्स थे वो क्या करते थे कि जो भी उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी होती थी वो करते थे लैंड्स में, क्योंकि इंडियन जो गुड्स होते थे वो compete नहीं कर पाते थे जो मशीन गुड्स जो ब्रिटिश से बन के हमारे यहाँ आते थे, तो काफ़ी लॉसेस होते थे। इस वजह से वो लैंड में ही प्रेफर करते थे। ऑप्शन सी, वन इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन द 19th सेंचुरी वॉज। नाइनटीन सेंचुरी में इन चारों ऑप्शंस में कौन सा रिजल्ट इकोनॉमिक रिजल्ट था 19th सेंचुरी में वो पूछ रहे हैं। रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, ग्रोथ इन इंडियन ओन फैक्ट्रीज, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड ऑफ ट्रेड विद ब्रिटेन। तो उस समय जो भी एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ये चाहते थे ब्रिटिशर्स, वो चाहते थे कि वो कैश क्रॉप वाला, कैश क्रॉप्स ज़्यादा चाहते थे कि इंडियन जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा अपनी फील्ड्स में उगाएं। तो ऑप्शन सी हो जाए कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हु इज़ नोन एज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1833 इज एसोसिएटेड विथ। तो ये किससे एसोसिएटेड करता था? कॉर्नवालिस से। नेक्स्ट, परमानेंट सेटलमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट, द रैयतवारी सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय। रैयतवारी सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। नेक्स्ट, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट जमींदार जनरली हैड टू पे द कंपनी। तो काफ़ी ज़्यादा इनको पे करना पड़ता था। दैट इज़ 10/11 ऑफ द टोटल रेवेन्यू, मतलब 11 पार्ट्स में से 10 पार्ट इनको दे देना तो होता था ब्रिटिशर्स को। नेक्स्ट, इन द परमानेंट सेटलमेंट द फार्मर वॉज कंसिडर्ड ओनर ऑफ हिज लैंड, टेनेंट ऑफ कंपनी, वर्कर ऑफ द जमींदार ओनली, लैंडलेस लेबरर। तो ऑप्शन ए, ओनर ऑफ हिज लैंड। द यूनिट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट इन द महालवारी सिस्टम वॉज द। तो महालवारी सिस्टम में पूरा एक विलेज ही हम ब्रिटिशर्स दे देते थे उनको, और उनको एज अ विलेज, टोटल विलेज काउंट का ही उनको एक साथ सारा टैक्सेस देना पड़ता था। द टर्म ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय। तो किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया था? दादा भाई नौरोजी। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ? मेन कॉज क्या था ड्रेन ऑफ वेल्थ का? मोर इम्पोर्ट दैन एक्सपोर्ट, अनयूज रेलवे, इकोनॉमिक ड्रेन टू वेल्थ, हाई रेनफॉल लॉस। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इकोनॉमिक ड्रेन टू वेल्थ, नो टू इंग्लैंड। इंडियन एग्रीकल्चर बिकेम कॉमर्शलाइज्ड मेनली बिकॉज फार्मर्स वर फोर्स्ड टू। इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्शलाइज कैसे हो गया था? क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया कि कैश क्रॉप्स मेनली ये चाहते थे कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है कैश क्रॉप ही यहाँ से हमें ज़्यादा मिले। नेक्स्ट, द सिस्टम दैट मेड इंडियन ट्रेड फेवर ब्रिटेन एंड हर्ट इंडियन इंडस्ट्री वॉज कॉल्ड। तो ऑप्शन ए रैयतवारी, इम्पीरियल प्रेफरेंस, महालवारी एंड होम चार्जेस। तो इंडियन इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी इम्पीरियल प्रेफरेंस की वजह से, उनके गुड्स को प्रेफरेंस देना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड इन होम चार्जेस। अभी ऊपर हमने बात की थी होम चार्जेस के बारे में।
तो पेंशंस इन इंग्लैंड, कॉस्ट ऑफ इंडियन ऑफिस इस्टेब्लिश, इंटरेस्ट ऑन टेव, सारे के सारे होम चार्जेस में इंक्लूड होता था। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द परमानेंट सेटलमेंट पीरियड कवर्ड अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया? तो ये लगभग 19% के आसपास था। ऑप्शन ए, ब्रिटिश इंडिया अंडर द माहलवारी के अंदर लगभग 30% के आसपास था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। द इनिशियल सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी परचेजेज इन यूरोप इंक्लूड गुड्स फ्रॉम, तो सबसे पहले कहाँ से अपना जो इनिशियल टाइम में सबसे पहले कहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट करते थे? बंगाल से। ऑप्शन ए, द सिस्टम ऑफ सेटलमेंट दैट इज स्प्रेड टू पार्ट्स ऑफ बॉम्बे, ईस्ट बंगाल, असम एंड कुर्ग वाज परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, माहलवारी एंड कॉमर्शियल। तो माहलवारी तो सेंट्रल पार्ट में था, रैयतवारी आपका मद्रास, चेन्नई और बॉम्बे की तरफ भी था। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? रैयतवारी। नेक्स्ट, इन कॉलोनियल इंडिया कैपिटल फॉर इंडस्ट्री वाज लो बिकॉज द रिच प्रेफर टू इन्वेस्ट इन, अभी ऊपर हमने बात की लैंड प्रॉपर्टी में। According to the notes, Dadabhai Naoroji described the drain of wealth as the evil of all evils. ये गलत टाइप हो गया है, नोट्स नहीं होगा यहाँ पे। आगे दादाभाई नौरोजी डिस्क्राइब द ड्रेन ऑफ वेल्थ एज द evil of all evils. Which of the following was not a major focus of home charges? तो इंटरेस्ट ऑन रेलवे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर इन इंडिया ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री स्टोर्स इन इंडिया, पेंशंस पेएबल इन इंग्लैंड। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? मिलिट्री स्टोर्स इन इंडिया मेजर फोकस नहीं था होम चार्जेस में। तो ये आज 25 क्वेश्चंस हमने किए। बीच बीच में ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं फिर लाने की कोशिश करता रहूँगा, और जैसा कि मैंने बताया आप लोग अपना बताएंगे कि जो पुराने लोग हैं वो कहाँ कहाँ सेलेक्ट हुए और अभी फ़िलहाल कौन किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।